चलो अब देखो, लास्ट क्लास में मैं पढ़ लिया था स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस तो पता चल गया क्या है। तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या था? स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमने स्ट्रेस में क्या देख लिया है भाई? तो हमने स्ट्रेस देखा था कि मान लो एक लीनियर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सिलेंड्रिकल जैसा होगा, सिलेंडर जैसा होगा, ठीक है ना। हम इसके किसी एक एंड पे कुछ सर्टेन फोर्स लगा रहे हैं, लेट्स से फोर्स F, ठीक है। तो इसका जो ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये वाला एरिया काउंट होगा, समझ गए। तो जो स्ट्रेस का फार्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। बट जो नीचे वाला एंड है इन जनरल जो तुमको मिलेगा करने के लिए, या तो वो सर्कुलर होगा, एंड कैसा होगा? सर्कुलर होगा, या फिर तुम्हारा ये स्क्वायर शेप में होगा, रेक्टेंगुलर होगा। मान लेते हैं सर्कुलर है, ठीक है ना। तो सर्कुलर है तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा, जहां पर इस सिलेंडर की आर क्या है? रेडियस। आर क्या है? रेडियस। तो हम कह पाएंगे कि स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया ही हो गया स्ट्रेस। अगली चीज इसी में हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेन। क्या पढ़ा था? स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या था कि मान लो कि हम एक सर्टेन अमाउंट में फोर्स लगा रहे हैं, और इस फोर्स लगाने की वजह से जो तुम्हारा वायर है वह इलोंगेट हो जाए। इलोंगेट हो जाए मतलब वायर की लेंथ क्या कर जाए? इंक्रीज कर जाए। इलोंगेट हो जाए मतलब वायर की लेंथ क्या कर जाए? इंक्रीज कर जाए, ठीक। तो जैसे कि तुम ऐसे समझ लो, यही सेम वायर है, अगर इसकी लेंथ बढ़ेगी तो इसकी मोटाई क्या होगी? कम होगी। तुम रबर को खींचते हो ना, जो पतला हो जाता है लेकिन लंबाई क्या करती बढ़ जाती है, ठीक है। तो कुछ डायमीटर में चेंज होगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग 50 रेशियो में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अभी क्या इंपॉर्टेंट है कि इसकी पहले लेंथ कितनी थी? L, अभी लेंथ कितनी बढ़ गई? लेट्स से स्मॉल l, ठीक है। तो जो डायमेंशन में इंक्रीमेंट हुआ ना, साइज थोड़ा बढ़ा ना, लेंथ बढ़ी ना, तो जब ये लेंथ जो बढ़ रही है ना, इस लेंथ का और ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन, ठीक है ना। स्ट्रेन लास्ट टाइम ये देखा था ना कि क्या था? चेंज इन डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पे चेंज इन डायमेंशन क्या है? स्मॉल l, और ओरिजिनल डायमेंशन क्या है? l है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेस और ये हो गया स्ट्रेन, ठीक है ना। स्ट्रेस क्या होगा? तुम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो कुछ ना कुछ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ना। तो उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, तो फोर्स और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। फिर स्ट्रेन क्या है? ठीक है। तो स्ट्रेन क्या है? कितना इलॉन्गेशन प्रोड्यूस है, कितना एक्स्ट्रा लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ, दैट इज द इलॉन्गेशन प्रोड्यूस्ड, एंड द व्हाट इज द इनिशियल दैट इज कैपिटल L। तो नाउ स्मॉल l और कैपिटल L का जो रेशियो है ना, चेंज इन डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन। ध्यान से देखो तो L की लेंथ की यूनिट क्या लिखो? मान लो मीटर लिखते हो, ये यूनिट भी क्या? मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया, तो अभी एक क्वांटिटी जो है वो एक्चुअल में साइड लेंथ में कितना चेंज हुआ वही तो आ रहा है, मैग्नीट्यूड बाय चेंज। मतलब कह सकते हैं कि स्ट्रेन तुम्हारा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि लेंथ बाय लेंथ या एरिया बाय एरिया या वैल्यूम बाय वैल्यूम तो चेंज होता है, ठीक है। जब तुम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगाने से डायमेंशन में चेंज होता है, उसका जो रेशियो है वही क्या है? स्ट्रेन है। अब स्ट्रेन कई तरीके से तुम देख लेना, एक तो लीनियर स्ट्रेन मतलब लेंथ में लॉन्गिट्यूडनल क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। कई बार क्या होता है कि एक स्टीयर वो होता है कि शियर मॉडुलस होता है, उसमें क्या करते हो? जैसे कि मान लो कि एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक ऐसे समझ लो कि जैसे तुम कई बार टेबल रखते हो तो ऐसे फोर्स लगाते हो तो टेबल क्या होती है? अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मान लो टेबल की ऐसे तुमने फोर्स लगाया तो टेबल थोड़ा सा क्या कर जाती है? ऐसे स्लाइड मूव कर जाती है। जैसे मान लो कि एक ये बुक है, ठीक है। अभी इस बुक का क्या है कि ये पोर्शन एकदम ऐसे फिक्स है, अभी हमने इधर से ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगाया, ये जो रीजन टिल्ट कर गया ना, ठीक है, तो उसको शियर बोलेंगे। अब मान लो कि हमने एक बैलून में एयर फिल करा, और उस एयर को जब फिल करा उसके बाद उस बैलून को हम इनसाइड द वाटर बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स लेके गए। बैलून है ना गुब्बारा पानी का, उसमें क्या बना? एयर बना। वो ऐसा थोड़ा सा मजबूत था ताकि वो फटे ना। उसको जैसे अंदर लेते गए लगातार उसका साइज क्या होता गया? कम होता गया, ठीक है। तो चारों तरफ से कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो उसमें जब हम पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है ये हम देख ले रहे हैं,
ठीक है, तो पहली चीज तो स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या है, इलॉन्गेशन प्रोड्यूस, कितना लेंथ बढ़ जा रही है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज द स्ट्रेन। लाइकवाइज मान लेते हैं इसकी लेंथ कैपिटल एल की वैल्यू नहीं होगी 2 मीटर, स्मॉल एल रहा होगा 0.03 मीटर, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो हमसे कोई कह रहे स्ट्रेन क्या है, तो हम सिंपल सा बोलेंगे कि देखो कितना चेंज हुआ 0.03, स्टार्टिंग में कितना था 2 मीटर से मीटर कटा, तो पहली बात तो ये हो गई कि ये कैसा हो गया डायमेंशनलेस। अब जो भी सॉल्व करके है आप उसको लिख दीजिए, दैट विल बी योर स्ट्रेन। अब इसी के बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन देते हैं, लेकिन जब वो अपना रिलेशन देते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि भैया कहाँ तक ये बात सही है, ठीक है। तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा हुक्स लॉ। क्या पढ़ना पड़ेगा, हुक्स लॉ। पहले याद कर लो कि स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन। जरूरत है आपको तो आप लिख लें कि चेंज इन डायमेंशन, क्या लिखना है, लिखना है चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। क्या है, ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। क्या भैया, चेंज इन डायमेंशन मतलब लेंथ कितना इंक्रीमेंट हुआ, टोटल नहीं कि नहीं साहब पहले ये 2 था अभी 3 सेंटीमीटर बढ़ गया तो 2 मीटर एंड 3 सेंटीमीटर लाइक दैट, ऐसा नहीं, कितना चेंज है 3 सेंटीमीटर, दैट इज 0.03 मीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 2, ये नहीं कि हमने इलॉन्गेटेड मतलब ओरिजिनल प्लस इलॉन्गेटेड नहीं लिया, क्लियर है, इसमें डाउट तो नहीं होगा ना किसी को, हेलो कोई डाउट, इसमें देख लो। तो तुम्हारा स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया। अब एक साइंटिस्ट आ रहे हैं, उनका नाम है हुक्स, साइंटिस्ट का नाम क्या है, हुक्स। तो यहीं पे तुमको पढ़ लेना है, इन्हीं से रिलेट करता है हुक्स लॉ, ठीक है। तो ये हुक्स लॉ क्या कहते हैं भैया, ये आते तो पहले कह देते हैं, क्योंकि जर्नल एक्सपीरियंस में क्या देखो, तुमने कभी कोई वायर ऐसे करके तोड़ा है, एल्यूमिनियम का वायर होता है उसको कई बार ऐसे 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 कर दो तो एक समय होता है कि अपने आप वायर टूट जाता है, खाली इधर उधर करने से टूट जाता है ना। कोई भी चीज़ होती है, जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन को मैं 100 बार ऐसे 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 करूंगा तो पेन ऑटोमेटिक क्या करेगा, टूट जाएगा। तो लेकिन एक लिमिट तक अगर इसको खींच के बार बार छोड़ूं तो जल्दी नहीं टूटेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि जो हम स्टार्टिंग में ही पढ़ रहे थे चैप्टर, तो हमने एक टर्म डेवलप करा था, इलास्टिसिटी क्या है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है कि जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे होते हो ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स आप एक्सटर्नल फोर्स जिसको हमने डिफॉर्मिंग फोर्स बोला था, उसको आप रिमूव करते हो तो ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल शेप गेन कर ले रहा था, पढ़ा था ना। इलास्टिसिटी क्या था, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑब्जेक्ट्स आर एबल टू रिगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमने पकड़ के खींचा और खींच के छोड़ दिया, फिर से वो ओरिजिनल शेप और साइज क्या कर ले रहा है, एक्वायर कर ले रहा है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और ये जितना ज़्यादा अपोज करे, जैसे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ तो रबर बैंड पे लगा तो खुद खींच जा रहा है, तो वो इलास्टिक मटेरियल नहीं है। इलास्टिक के साथ एक बात और दिमाग में रखिएगा कि एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज़्यादा लगा रहा हूँ, काफ़ी हैवी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, बट उसका जो डायमेंशन है, साइज में चेंज है, बहुत कम आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन डायमेंशन में चेंज कम से कम आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है उसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है ना। जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं उस पर, उसका वो क्या कर रहा है, अपोज। तो जो हम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं उसका क्या कर रहा है, वो अपोज। और अपोज कितना स्टैंड में करके अपना शेप भी क्या कर ले, रिगेन कर ले, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। मान लो कि यही हम एक कोयले के उस पर लगा रहे हैं टुकड़े पे, तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन वो भी कुछ समय तक क्या कर रहा था, रजिस्ट कर रहा था, तो वो इलास्टिक नहीं है। इलास्टिक में क्या होगा कि वो कितना ज़्यादा रजिस्ट कर सकता है और अपने शेप में फिर से आ सकता है। जब दोनों बातें हो जाए तब ऑब्जेक्ट कैसे आपका इलास्टिक है। हमने ये भी देखा था कि जो एक गोबर लिया था हमने, काउडन केक है ना, गाय का गोबर, उस पर हमने पैर ऐसे रख दिया, अभी उस पर जिस शेप जो शेप बन गया उस शेप वैसे ही बना रह गया। क्या उसने अपना ओरिजिनल शेप एक्वायर करा था, नहीं करा था, तो वो प्लास्टिसिटी है, ठीक है। एक टर्म है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या है, इतना ज़्यादा खींच सकते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो इलास्टिसिटी, इलास्टोमर एंड प्लास्टिसिटी, ऑल द टर्म्स आर डिफरेंट, ठीक है। इलास्टिक जितना ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाए, डिफॉर्मेशन कम हो, और जैसे एक्सटर्नल फोर्स हटाएं तो अपने शेप को फिर से रिगेन कर ले, दैट इज द इलास्टिसिटी, ओके। तो
इन्होंने क्या कहा, हुक्स ने क्या कहा, अंडर इलास्टिक लिमिट, इन्होंने क्या कहा, अंडर इलास्टिक लिमिट, ये क्या कह रहे हैं, अंडर इलास्टिक लिमिट। तो भाई साहब हमें पहले ये बताओ कि इलास्टिक लिमिट होती क्या है, क्या कहा है, अंडर इलास्टिक लिमिट। तो पहली बात तो ये कि इलास्टिक लिमिट क्या है, ठीक है, ठीक। तो इलास्टिक लिमिट क्या है, तो भाई हम उसको खींचे, लेकिन खींच के जब छोड़े, बेटा इधर जब किसी ऑब्जेक्ट को हम खींचे और खींच के छोड़े तो अपना शेप क्या कर ले, देखिए वहां तक ही सिर्फ खींचना है। क्यों, क्योंकि किसी चीज को हम खींच तो कहीं तक सकते हैं ना, लेकिन उसके बाद उसने अपना शेप और साइज रिगेन ही नहीं करा, तो क्या ऑब्जेक्ट इलास्टिक रह गया, क्या इलास्टिक रह गया, क्या नहीं रह गया। तो हमको उतना ही खींचना है जहां तक वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या करे, अपने शेप साइज को फिर से रिगेन कर ले, ठीक है, उसी लिमिट तक, ठीक है। जैसे मान लो कि हम आपको, एक छोटा बच्चा होता है उसको एक कंटाप मार दिया तो डर जाता है आपसे, लेकिन 4-5 कंटाप आप उसको खींच मार तो फिर वो कहेगा भैया मार लो जितना मारना है, लाइक उसकी लिमिट खत्म हो गई। होता है ना कि आपकी बदतमीजी सामने वाला एक लिमिट तक क्या करता है कि हाँ भैया डर लगता है, फिर जब मरना ही है तो चलो मर ही जाते हैं लगे हाथ, फिर वो कहता है मार लो भाई, फिर वो आपके मारने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता क्या, लाइक दैट। तो उतना ही खींचना है जहां तक वो अपना शेप फिर से क्या कर ले, रिगेन कर ले, उतना नहीं खींच लेना कि उसने दोबारा अपना शेप ही रिगेन नहीं करा, ठीक है ना। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। तो हुक्स का जब स्टेटमेंट लिखोगे तो पहली बात यही आप उसमें पॉइंट करोगे, अंडर इलास्टिक लिमिट। जब तक तुम ये नहीं लिखते हो तब तक तो ऐसा माना जाता है हुक्स लॉ, ठीक है। अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस, वही स्ट्रेस मारा, फोर्स अपॉन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और देखो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कैसा है, डायरेक्ट, मतलब तुम जितना ज्यादा सोचो ना, जितना ज्यादा तुम फोर्स लगा खींच रहे हो, इलॉन्गेशन उतना ही होगा ना, ठीक है। जैसे जैसे जो एक्स्ट्रा इलॉन्गेशन है, चेंज इन डायमेंशन है, एक्सटर्नल फोर्स लगाने से बढ़ेगा ना, तो स्ट्रेन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हुक्स के अकॉर्डिंग कि अगर तुम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बनाओ, हुक्स के अकॉर्डिंग अगर तुम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ बनाओ तो कैसा जाए, स्ट्रेट लाइन चला जाए, कैसा चला जाए, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे इसका एक बिहेवियर देखेंगे, पहले स्ट्रेट लाइन जाता है, फिर स्ट्रेट लाइन से कुछ फ्लक्चुएशन करता है, सारी चीजें नहीं, लेकिन हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है, जहां तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व। जैसे हम बोल रहे हैं ना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो देखो स्ट्रेस कहाँ है, ऊपर है, स्ट्रेन कहाँ है, नीचे, ठीक है। तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो रेशियो होगा वही तुमको देता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, ठीक, तो आप कहोगे स्ट्रेस इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट के ले लेते हैं, ठीक, और यहाँ पे लिख दोगे स्ट्रेन, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी स्ट्रेस इज टू स्ट्रेन। देखो ऊपर कौन आ रहा है, स्ट्रेस, नीचे कौन है, स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल छोटा सा बना के देखें तो ये रीजन क्या है, डेल्टा स्ट्रेस है, और ये वाला रीजन क्या है, डेल्टा स्ट्रेन है, ठीक है। तो इतना ये हो गया एल्टीट्यूड और ये हो गया बेस। तो एल्टीट्यूड और बेस का रेशियो क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, स्लोप, tan थीटा क्या होता है, स्लोप। तो ये स्लोप है, k की वैल्यू है, ये k तुमको एक्चुअली क्या दे रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या दे रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी क्या मायने, देखो समझो बात को, ये कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ने क्या बताया था कि हमने खूब सारा फोर्स लगाया है बट डायमेंशन में चेंज कम है, तो स्ट्रेन भी क्या है, कम आएगा, ठीक है। अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स फॉर्म लगाया, बहुत ज्यादा लगाया, बट जो डायमेंशन में चेंज आया बहुत कम आया, ठीक है, डायमेंशन में चेंज आया है तो बहुत कम आया है, इसका मतलब स्ट्रेन कम है और स्ट्रेस क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की वैल्यू भी क्या होगी, हाई होगी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की वैल्यू भी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के की वैल्यू जितने ज्यादा हाई होगी, के की वैल्यू जितना ज्यादा हाई होगी, ठीक है, के की वैल्यू जितना ज्यादा हाई होगी वह ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा क्या है, इलास्टिक है, ठीक। हाई द वैल्यू ऑफ के, हाई इज द इलास्टिसिटी,
ठीक है, तो ये जो K है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब अगर हम लीनियरली देख रहे हैं, मतलब अगर एक रॉड को मान के चलिए जिसकी थिकनेस लगभग के बराबर खींच रहे हैं, इलॉन्गेशन देख रहे हैं, दैट इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो पहले इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद आप यंग्स मॉडुलस पे चलते हैं इसकी जस्ट बाद। ये हो गया इतना, आगे चले तो हेडिंग इसके बाद पड़ेगी आपकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नोट करो, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था? ये जो K था वो क्या था? स्ट्रेस इज टू स्ट्रेन का रेशियो। ये क्या है आपका? स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? K बोल रहे हैं। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं यंग्स मॉडुलस की, हम किसकी बात कर रहे हैं? यंग्स मॉडुलस की। तो यंग्स मॉडुलस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? गामा से। ये y नहीं है, थोड़ा सा स्केल इसका सही से बना लो, कुछ ऐसे करके बनता है, इसको बोलते हैं गामा। ठीक है, यंग्स केस में इसको क्या बोलते हैं? गामा बोलते हैं। स्ट्रेस लीनियर वाले केस में आपने क्या पढ़ा था? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या था आपका? स्मॉल एल। क्या था स्ट्रेन? स्मॉल एल इज टू कैपिटल एल। डिवाइड डिवाइड कहाँ रहता है? मल्टीप्लाई में जाता है। डिवाइड डिवाइड कहाँ जा रहा है भाई? मल्टीप्लाई में जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन प्रैक्टिकल लाइफ, जो तुम्हारा स्टील है ना, स्टील बार, उससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो जब हम कहते हैं कि एक हाईली इलास्टिक मटेरियल, देन वी आर इन जनरल टॉकिंग अबाउट स्टील। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टील की बात कर रहे हैं। अब अगर ध्यान से देखो तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? कितना फोर्स लगा रहे हो, लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, स्मॉल है। तो अब तुमने देखा होगा ना, एक पतला सा वायर हो, उस पर खींच लो, आसानी से टूट जाता है ना। लेकिन अब सोचो कि स्टील की एक रॉड है, इस इतनी मोटी, आप खींचो, इट विल बी डिफिकल्ट टू इंक्रीज इट्स लेंथ। नाउ एज्यूम ऐसा एज्यूम करो कि अब रॉड और मोटी हो गई, आप पकड़ के खींच लो, डिफिकल्ट हो गया। तो जैसे जैसे बार की मोटाई बढ़ती जाएगी, सेप बढ़ता सेप चेंज होगा, तो स्ट्रेन भी क्या करेगा? चेंज हो जाएगा। समझ गए? कुछ बात समझ में आई? तो स्ट्रेस टू स्ट्रेन का ये मामला रहा हमारा यंग्स मॉडुलस में। अब जब यंग्स मॉडुलस हम लोग पढ़ते हैं तो एक इसी में डिटेल में पढ़ते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। उसके पहले एक बात और जान लें, जैसे मान लो एक स्टील का रॉड है, ठीक है, तो क्या स्टील का रॉड हमने इसे वर्टिकली प्लेस कर दिया है फिक्स सपोर्ट से, तो ये हो गया आपका फिक्स सपोर्ट। ठीक है, ये क्या होगा तुम्हारा? फिक्स सपोर्ट। अब ये इसकी ओरिजिनल लेंथ L थी, लेकिन जैसे ही हम इसको ऐसे प्लेस करेंगे वर्टिकली, तो क्या होगा? ये सॉलिड मान के चलना है इसका, इसकी लेंथ थोड़ी सी, मतलब आपको दिखेगा नहीं इन जनरल, इतना थोड़ी सी बढ़ी है। ठीक है, तो जो थोड़ी सी लेंथ बढ़ी है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं L से। ठीक है, वो क्यों बढ़ी? क्योंकि अगर हमने किसी बार को हैंग करा है, तो बार का अपना भी कुछ क्या होगा? मास होगा। बार का अपना भी क्या होगा? कुछ मास होगा ना। तो अपने ही वेट की वजह से कई बार क्या होती है, जो हैवी बिल्डिंग्स होती है कोलैप्स कर जाती है। ठीक है, तो सुना होगा कि नहीं, उसमें तो हम स्टील की रॉड डाल रहे हैं ताकि वो कोलैप्स ना करे। ठीक है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना क्या होता है? एक वेट होता है, और एक वेट को बियर करने की एक क्षमता होती है। ऐसे भी समझ सकते हो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि हिमालय की हाइट मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्या होगा, क्या उससे ऊंचा नहीं बना सकते क्या? भाई बना के देखो। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी चीज पे आप प्रेशर लगाओगे तो चीज खुद क्या करेगी? कंप्रेस होगी, और एक समय बाद क्या करेगी? वो एक्सपैंड कर देगी, कोलैप्स कर जाएगी, तो आपको जो स्ट्रक्चर है कोलैप्स कर सकता है। ठीक है, तो जब बिल्डिंग बनाते हैं तो हमको याद रखना पड़ता है किस ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही इन जनरल जान रहे होते हैं। ठीक है, तो इसकी लेंथ बहुत कम चेंज आएगा, बट किसकी वजह से चेंज आएगा? इसकी ओन मास की वजह से चेंज आएगा। फिलहाल इसको इतना, इस पर एक आध क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, मान लो कह रहा है कि फोर्स लाइक 100 मीटर, लेंथ है 1 मीटर, एंड चेंज इन डायमेंशन 0.001 मीटर, लाइक 1 mm का चेंज आया। ठीक है, तो जिसका रेडियस है, ये डायमीटर दिया है 0.25
एम या 0.0025 एम, ठीक है। तो सारी वैल्यू कैलकुलेट करके रख लोगे, क्वेश्चन सो बन जाएगा तुम्हारा इसका, ठीक है। अब इस पे आगे बढ़ा जाए। ये क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि एक देखो 3D शेप है ना, अब 3D शेप में क्या करना है तुमको कि तुम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो, ये तुम टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे सरफेस फोर्स कैसे लगाते हो, टेंजेंशियल, लाइक तुमने इस पे ऐसे फोर्स लगाया, तो जब तुम ऐसा फोर्स लगाओगे तो तुम क्या देखोगे, ये वाली साइड कुछ ऐसे बन गई, ये वाली साइड कुछ ऐसे आ गई, ये साइड यहाँ पे निकल गई और ये साइड यहाँ पे निकल गई, तो ऑब्जेक्ट अपना शेप लगभग कुछ ऐसे बना लेगा, हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, हो जाएगा फिर। बट ओरिजिनल साइड था, इसका डायमेंशन था लेट्स से दिस इज एल, ठीक है। मान लेते कि ये कितना है, ठीक है बेटा, हेलो इधर, ये कितना है एल, है ना, और इसमें ये जो लेंथ है इतनी, ठीक है, कितना साइड में खिसका, ये इधर कितना पोर्शन, ये वाला, ठीक है, इसको बोल देते हैं डेल्टा एल, क्या बोल देते हैं, डेल्टा एल। तो ध्यान से देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना और ये एंगल अगर क्या होगा, थीटा होगा, क्या एंगल थीटा, तो इसको शियर स्ट्रेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन। इसको कुछ ऐसा रोल जैसा सिंबल बना के कहते हैं, तो देखो एक्चुअल लेंथ में कितना चेंज हुआ, डेल्टा कैसे हुआ, डेल्टा ओरिजिनल लेंथ कितनी थी सी वाली, देखो एल था, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या बोल देते हैं, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो क्या बोलते हैं, शियर मॉडुलस, क्या बोलते हैं, तो इलास्टिसिटी बोलेंगे, इसका सीरिंग स्ट्रेन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सीरिंग स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कब होगा, जब फोर्स अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, शियर मॉडुलस ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेन, क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेन, ये क्या हो गया, शियर स्ट्रेन। अब शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, तो देखो भैया फोर्स तुमने कहाँ लगाया, ऊपर की सरफेस पे, फोर्स कैसे लगाया, टेंजेंशियल, लाइक ये ब्लॉक है एक, ऐसा मतलब फिजिकली ये ब्लॉक है, तुमने इस पे ऐसे फोर्स लगाया कुछ, ठीक, ऐसे लगा रहे हो, ये फोर्स कैसे लग रहा है, टेंजेंशियल लग रहा है, फोर्स कैसे लग रहा है, टेंजेंशियल, तो उधर से ऐसे करके फोर्स की ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स कैसे लग रहा है, टेंजेंशियल लग रहा है ना, है ना। तो इस टेंजेंशियल फोर्स को हम लोग क्या बोल देंगे, एफ। और देखो फिर क्या है कि इसका कुछ ऊपर का ये वाला आपकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेगी, ये पूरी सरफेस का लेगी, ठीक है, तो दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। और फिर नीचे साइड में कितना चेंज हुआ, डेल्टा एल, और ओरिजिनल कितना था एल, इसको हम लोग बोल देते हैं शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वो क्या था, शियरिंग स्ट्रेन, इसको बहुत बेटर रहेगा लिखना, शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक्चुअली ये क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, समझ गए ना। कई बार क्या होता है जब किसी ब्लॉक में, हैवी ब्लॉक में टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, उसका शेप क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड हो जाता है, ठीक है ना। कई बार आप टेबल पढ़ते हो तो टेबल आगे पीछे ऐसे होती होगी, दैट इज द शियरिंग इन नेचर, बिकॉज यू अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स ऑन एनी क्यूबिकल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लाइक दैट, 3D शेप ऑब्जेक्ट होगा, तब तुम ऐसा इफेक्ट देख पाओगे इसका, ठीक है। अगला तुम्हारा है बल्क मॉडुलस, ये ज़्यादा पूछा जाता है बल्क मॉडुलस वाला। रीजन क्या है इसका, समझ बल्क वाले का, तो बल्क वाले का रीजन ये है कि मान लो कि तुमने क्या करा, एक वाटर टब लिया, ठीक है, वाटर टब ले लिया, तो पहले हम जान लेते हैं आपका बल्क वाटर, जो बल्क का स्ट्रेन है, ठीक है ना, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, वैल्यू मेट्रिक स्ट्रेन। ऐसा क्यों बोलोगे, भी समझ लेना। अब मान लो कि इसमें हमने एक साइड में हमने बैलून लिया था जिसकी रेडियस कुछ ऐसे, ठीक है। अब इसको इस गहरे से टब में जितना ज़्यादा नीचे लेके जाएंगे, ठीक है, जो वाटर है, वाटर का प्रेशर इसके चारों तरफ से पड़ेगा, और वाटर का प्रेशर इस पर पड़ेगा तो क्या कर जाएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, तो मतलब एक्चुअल शेप इसका कुछ ऐसे था, लेकिन जैसे फ्लूइड के अंदर गया इसका शेप क्या हो गया, चेंज होकर छोटा हो गया। तो जब शेप डिक्रीज करेगा तो वैल्यूम भी क्या करेगा, शेप डिक्रीज करेगा तो वैल्यूम भी क्या करेगा, शेप के डिक्रीज होने से वैल्यूम भी क्या करता है, डिक्रीज करता है।
शेप के डिक्रीज करने से तब साइज कम छोटा हो रहा है ना, पहले बड़ा स्पेयर था, अब क्या हो गया, छोटा स्पेयर हो गया, तो वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर इसमें हम कहें कि डेल्टा, भैया देखो एक वैल्यू रहा होगा फाइनल और एक वैल्यू रहा होगा इनिशियल, ठीक है। तो फाइनली क्या, तो साइज बड़ा था, इनिशियली साइज कैसा है, छोटा है। तो जब ज़्यादा बड़ी वैल्यू में से सॉरी छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो डेल्टा भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब अगर हमारा वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखिए यहाँ पे, तो स्ट्रेन हो जाता डेल्टा वी बाई वी, और जो कि कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और हमारा स्ट्रेन नेगेटिव है, क्योंकि वैल्यू में माइनस आ जाएगा, स्ट्रेन नेगेटिव है, ठीक है। अगर तुम्हारा स्ट्रेन कैसा है, नेगेटिव है, तो तुम्हारा मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर तुम्हारा स्ट्रेन नेगेटिव है तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उसको पॉजिटिव रखने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। तो एक बात दिमाग में ये रख लेना, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वह एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नहीं हो सकता, नेगेटिव। तो अब तुमने, अब जब तुम स्पेयर ले रहे हैं ना, तो स्पेयर में आप सोचो जैसे आप पानी के अंदर जाते हो तो पानी का प्रेशर आपको चारों तरफ लग रहा होता है ना, खाली सर पे प्रेशर लग रहा होता है, बोलो भाई, चारों तरफ लग रहा होता है। तो जब हम बीटा, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बीटा बनाते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा वी बाई वी और सामने साइन लगा देते हैं माइनस का। क्यों, क्योंकि वैल्यू में चेंज कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव करने का बेसिक तरीका क्या है, माइनस साइन अप्लाई कर दो। लाइकवाइज मेरे पास माइनस का 5 है, उसको प्लस बनाना है, तो मैंने -5 से क्या कर दिया, माइनस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस दैट विल इक्वल्स टू प्लस। इतनी बात क्लियर है, तुम्हारा हो गया ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब इस पे थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है।